तो देखो टॉपिक चल रहा था ट्रम्स का, और मैंने पहले ही बताया था मेरे पास कुछ सेलेक्टेड ट्रम्स होती हैं, हमें सारी ट्रम्स नहीं करनी है। जितनी भी तुम लोगों की बुक्स वगैरह के अंदर दे रखी है, अलग अलग पब्लिशर की, अलग अलग राइटर की बुक्स होती हैं, लेकिन सभी बुक्स के अंदर जो नेशनल इनकम की ट्रम्स होती हैं वो कुल मिलाकर 80-90 ट्रम्स बैठती हैं। लेकिन हमें इतनी सारी करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सेलेक्टेड है वही हम करेंगे। तो मेरे पास कुछ सिलेक्टेड टर्म्स है, जिसमें से मैंने पता नहीं अभी तक कितनी लिखवा दी है, 25 लिखवा दी है, 30 लिखवा दी है, या 32 लिखवाई है। ठीक है, मुझे नंबरिंग नहीं है मालूम कि मैंने कितनी लिखवाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 18 लिखवाई है तो स्टार्ट कर दो 19 से। अगर मैंने 25 लिखवाई है तो स्टार्ट कर दो 26 से। अगर मैंने 30 लिखवाई है तो स्टार्ट कर दो 31 से। ठीक है, तो मुझे नंबरिंग मालूम ही नहीं है, लेकिन मुझे ट्रम मालूम है कि अब मुझे कौन सी करानी है। ठीक है, अब मुझे ट्रम मालूम है कि कौन सी ट्रम आप करानी है। ठीक है, तो तुम लोग अपनी नंबरिंग को कंटिन्यू रख सकते हो, जो नंबरिंग तुम डाल रहे हो। ठीक है, नंबरिंग मुझे याद नहीं रहती कि मैंने कितनी कराई है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो सीधा ट्रम लिखवा रहा हूं कि अब कौन सी ट्रम है। देखो लिखवाने से पहले मैं उस ट्रम को समझाऊंगा, है ना, कि उसे शामिल करेंगे नेशनल इनकम में या नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन चलता है हर बार कि शामिल करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, हर बार एक ही क्वेश्चन कि हमें नेशनल इनकम में उस ट्रम को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें कोई घुमा फिराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कि हम उसको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, तो देखते हैं, है ना। देखो बोर्ड पे तुम्हें मालूम है ना, किसी भी कंट्री को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए कौन बैठी भी होती है उस कंट्री के अंदर? गवर्नमेंट। सारी लीगल एक्टिविटीज को करने के लिए और सारी इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए, सारे कामों को ठीक तरह से पूरा करने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट पार्क्स, गवर्नमेंट रोड, गवर्नमेंट ब्रिज, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट रेलवे, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी, हर एक तरह की चीज, है ना, कौन कंट्रोल करेगी? गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें से मैं सिर्फ एक का एग्जांपल दूंगा। तो मैं मालूम होगा शहरों के अंदर बढ़िया तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, रोड वगैरह। मुझे बताओ आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले या 70 साल पहले क्या भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर सड़कें वगैरह इतनी अच्छी थी? नहीं थी। हर जगह जंगल गांव वगैरह रहते थे। नई नई प्रकार की सड़कें बनाई जा रही है, नए नए ब्रिज बनवाए जा रहे हैं, नए नए पार्क बनवाए जा रहे हैं पब्लिक के लिए। ये सारा खर्चा मैं करता हूं? नहीं। ये सारा खर्चा तुम करते हो? बिल्कुल नहीं। जब मैं ही नहीं कर पा रहा तो तुम क्या करोगे? ये सारे खर्चे करने की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। अब ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट ने इंडिया, ये तो नहीं कह रहा मैं कहां पे बनवाया, लेकिन इंडिया में ही बनवाया है ना। गवर्नमेंट ने खर्चा करा है ब्रिज पर, ब्रिज बनवाया है लोगों के लिए। क्या बनवाया है? ब्रिज बनवाया है, ब्रिज पर खर्चा करा है। मुझे बताओ उसका ये खर्चा शामिल होगा या नहीं होगा? मुझे बताओ इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर, है ना, कंट्री के अंदर कोई नई गुड बनी है ना भाई, नई गुड है। हालांकि ब्रिज को कोई उखाड़कर घर पे नहीं लेकर जाएगा, ये एक ऐसी गुड है जिसका इस्तेमाल हर कोई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे मोहल्ले में या तुम्हारे एरिया में पार्क बनवाया जाता है, एक पार्क बनवाते हैं, ठीक है, तो बताओ पार्क, पार्क भी तो एक वस्तु है ना जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो, एक ऐसी गुड है जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसको घर पे ले जाता है हर कोई वहां पर आता है और उसका इस्तेमाल करता है। तो गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी पार्क पर तो वो भी शामिल किया जाएगा नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर एक नया गुड तैयार हो गया।
जिसका अब लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। पार्क के अंदर फैसिलिटी होती है, सर्विस मिलती है हमें, झूला होता है वहां पर, घूमने की फैसिलिटी, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलने की फैसिलिटी, है ना। तो ये सर्विस हमें मिल रही है, गुड भी है ये और सर्विस भी है, और गुड और सर्विस को शामिल किया जाता है। मैंने बताया ना, नेशनल इनकम के अंदर हम हर एक उस चीज को शामिल करते हैं जिसकी वजह से क्या क्रिएट होएगी, या तो कोई गुड क्रिएट होए या फिर लोगों को क्या मिले, कुछ सर्विस। समझ रहे हो ना। तो पार्क बनवा रही है गवर्नमेंट, या ब्रिज बनवा रही है, या रोड कंस्ट्रक्ट करवा रही है, या सरकारी अस्पताल खुलवा रही है, या गवर्नमेंट स्कूल्स खुलवा रही है, कुछ भी, उसका हर एक खर्चा शामिल किया जाएगा नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि एक न्यू गुड जनरेट हुई है। क्या हुई है? ब्रिज बना है। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो ब्रिज का है। मैंने सारे एग्जांपल बता दिए। वैसे मैंने तुम्हें बता दिया पार्क पे खर्चा करेगी तो भी शामिल होगा, मैंने बताया कोई स्कूल खुलवाएगी, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी खुलवाएगी, कुछ भी करवाएगी, खर्चा शामिल होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता आइटम नंबर कौन सी है, इसलिए मैं स्टार बना के लिख रहा हूं, लेकिन तुम लोग नंबरिंग को कंटिन्यू करते रहना, जहां तक मैंने कराई है उससे आगे की नंबरिंग तुम डाल लो। तो फिलहाल लिखो, लिखो, मैं सिर्फ एक शब्द लिखवा रहा हूं, एक्सपेंडिचर। पूरा का पूरा तुम्हें खुद लिखना है, मैंने सिर्फ एक्सपेंडिचर लिखवा दिया, अब तुम लिखो बाकी का। लिखो, हेडिंग ही लिखवा रहा हूं, अभी एक्सप्लेन नहीं करवा रहा। पहले हेडिंग लिखो पूरा, अभी मैंने हेडिंग का सिर्फ एक ही शब्द लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है। लिखो, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ, ऑन ON, expenditure of government on construction of new bridge, ब्रिज बोर्ड पे लिखा हुआ है, on construction of new bridge। किस चीज पर खर्चा करा है गवर्नमेंट ने? नया ब्रिज बनवाने की कंस्ट्रक्शन पर, है ना। नया ब्रिज का क्या करवाया है? कंस्ट्रक्शन करवाया है ना, मतलब नया ब्रिज बनवाया है। अच्छी बात है, जाओ और जाकर तोड़ दो, मेरा क्या जा रहा है ना, गवर्नमेंट ने बनवाया। एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिज, है ना, तो शामिल किया जाएगा ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इकोनॉमी में एक नई गुड बनी है। हालांकि ब्रिज एक ऐसी गुड है, ना तो कोई इसे घर ले जा सकता है, ना ही कोई इसको खा जाएगा, ना ही कोई इसका वैसा करेगा उपयोग, है ना। सिर्फ इस पर क्या करेंगे? चलेंगे, लोग ट्रेवल करेंगे, तो इस्तेमाल तो हो रहा है ना। इकोनॉमी में एक नई गुड जनरेट हो गई, और जब भी कोई नई गुड या कोई नई सर्विस जनरेट होती है तो उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। ठीक है, तो लिखो, अब इसको एक्सप्लेन करना है ना, अब लिखना है इसके एक्सप्लेनेशन आगे। हाँ, सेमीकोलन लगा के देखो, ऐसे सेमीकोलन लगा के आगे एक्सप्लेन करो। लिखो, इट इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व्स लिख लोगे? चलो मैं लिख देता हूं, अगर आता है खुद लिखना तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है, बोर्ड पर से देख के लिख लो। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका यही तो मतलब है कि अगर ब्रिज बनवाया है तो इकोनॉमी में एक नए गुड का क्या हुआ है? प्रोडक्शन हुआ है, जिसको किसने करवाया है? मैंने नहीं, ना तुमने, गवर्नमेंट ने। हालांकि अपनी कंट्री की गवर्नमेंट इतनी आसानी से कुछ करवाते ही नहीं है, लेकिन क्या करे, पढ़ना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं होता है। लिखो, it involves production of goods and services during the year, hence it will be included in the national income, hence it will be included, hence it will be included in the national income, in the national income।
इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। हैंस इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ठीक है, इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। देखो जो अब मैं लिखवाने वाला हूं इस टाइप का पहले भी आ चुका है, मुझे मालूम है और तुम्हें भी मालूम होगा अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो, लेकिन मेरे कहने से फिर भी तुम सभी को लिखना है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दोगे, लिखना है। मैं किसी के भी रजिस्टर में चेक कर सकता हूं, मुझे लिखा हुआ मिलना चाहिए जो मैं एक्सप्लेन करवाने वाला हूं। मैं खुद कह रहा हूं आ चुका है पहले, लेकिन फिर भी लिखना जरूर है सभी को। एक के रजिस्टर में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली जगह छोड़ रखी है, जरूर लिखना है, चाहे रिपीट करो लेकिन लिखो, ठीक है। तुम्हें मालूम है ना हर कोई आजकल क्या करता है, दान पुण्य करता है। इंसान का काम मेहनत से नहीं चल रहा, जितना किससे चल रहा है, दान पुण्य से। बेगर समझते हो ना, भिखारी समझते ही होंगे, क्योंकि भारत में रहते हो और बेगर नहीं समझते हो तो तुम्हें भारतीय कहलाने का हक नहीं है। भिखारी नहीं समझते, बताओ, रास्ते रास्ते में तुम्हें भिखारी मिलते होंगे भारत के अंदर, है ना। चलो खैर, तो अब मुझे बताओ अगर हम बेगर को खाना खिला देते हैं, भिखारी को कुछ दे देते हैं, तो बदले में हम क्या कुछ आशा रखते हैं कि ये भी मुझे कुछ करके देगा? आज मैं इसे खाना खिला रहा हूं, कल ये मुझे खाना खिलाएगा? नहीं। जब हम इसको कुछ दे रहे हैं तो ये कैसी पेमेंट होती है? ये होती है वन साइड पेमेंट। और वन साइड पेमेंट को इकोनॉमिक्स में एक नाम से जाना जाता है जो कि कई बार आ चुका है। वन साइडेड पेमेंट मतलब कैसी पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट। और ट्रांसफर पेमेंट को कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब तुमने इसको कुछ दिया है ना, मान लो तुमने इसको खाने के लिए खाना दिया, मान लो इसको पहनने के लिए तुमने कपड़े दिए, माना इसको तुमने कुछ रुपए दे दिए, क्या इसने बदले में तुम्हें कोई गुड जनरेट करके दिया? नहीं। क्या इसने बदले में तुम्हें कोई सर्विस दी? नहीं। सिर्फ क्या देगा? दुआएं देगा। तो इकोनॉमिक्स में दुआओं का कुछ नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में दुआओं का कुछ नहीं होता, हालांकि प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में दुआएं इकोनॉमिकली से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में दुआओं का कोई असर या कोई इफेक्ट नहीं होता है। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो यहाँ पे दुआओं का चार्ट नहीं डालेंगे, यहाँ पर हमें देखना है कि गुड्स मिली है क्या? नहीं, इसने कुछ भी नहीं दिया। क्या कोई इसने सर्विस दी? नहीं दी। कल ये तुम्हें वापिस करेगा? नहीं करेगा। कोई भी भिखारी को अगर हम दान पुण्य करते हैं तो इस उम्मीद में नहीं करते हैं कि कल को ये भी हमें करेगा, कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। तो अगली आइटम लिखो, देखो फिर से लिखो अगली आइटम। मैं फिर से वही बोलूंगा, मुझे नंबरिंग मालूम ही नहीं है सच बताऊं तो, है ना, लेकिन तुम लोग अपनी नंबरिंग कंटिन्यू करते रहना। और वैसे भी तुम खुद ही सोचो नंबरिंग में क्या रखा है। मुद्दे की बात है, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। और मैं गारंटी देता हूं कि टॉपिक तो जरूर समझ में आ रहा होगा, टॉपिक जरूर समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगला हेडिंग डालो, मतलब अगली आइटम डालो। लिखो अगली आइटम। पहले मैं अगली आइटम बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा, सीधा तुम्हें लिखना है। लिखो एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। एक्सपेंडिचर, अभी पहले मैं आइटम का नाम लिखवा रहा हूं फिर एक्सप्लेन करवाऊंगा, और सभी को एक्सप्लेन लिखना है। मुझे मालूम है पहले भी आ चुका है, इससे मिलता जुलता, ठीक है, लेकिन लिखना है फिर भी। एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऑन फीडिंग ऑफ बेगर्स। फीडिंग बोर्ड पे लिखा हुआ है। फीडिंग का मतलब होता है खाना खिलाना। तुमने बेगर्स को क्या खिलाया है? खाना। बेघर मत लिख देना, बेगर्स है, बेगर्स, भिखारी। एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऑन फीडिंग ऑफ बेगर्स। एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऑन फीडिंग ऑफ बेगर्स, मतलब भिखारियों को खाना खिला दिया, फीड कर दिया ना, फीड मतलब खाना खिलाना। एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऑन फीडिंग ऑफ बेगर्स, तो तुम जानते हो उसको शामिल नहीं करेंगे, है ना। भिखारियों को दान पुण्य करना, खाना खिलाना, कपड़े देना, पैसे देना, इनको शामिल नहीं किया जाता। तो लिखो, अब एक्सप्लेन लिखो इसके आगे। लिखो इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। क्या बदले में कुछ प्रोडक्टिव रिटर्न मिलेगा?
क्या बदले में वो तुम्हें कोई गुड देंगे? नहीं। क्या कोई वो बदले में तुम्हें सर्विस देंगे? नहीं। क्या वो रुपए के बदले रुपए देंगे? नहीं, कुछ नहीं देने वाले। इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट एंड नो प्रोडक्टिव रिटर्न, कोई प्रोडक्टिव रिटर्न नहीं है। इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट एंड नो प्रोडक्टिव रिटर्न, नो प्रोडक्टिव रिटर्न। It is a transfer payment and no productive return. Hence, it will not be included. Hence, it will not be included in national income. Hence, it will not be included. Hence, it will not be included in national income. It will not be included. It will not be included in national income. ठीक है। अब अगला जो आ रहा है ना, उस पर टिक कर लेना। बच्चे उस पर बहस करते हैं कि शामिल होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, और जब मैं बोलता हूं तब उन्हें एक ही बार में समझ में आ जाता है, हाँ फिर तो ठीक है, अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, है ना। तो तुम लोग भी ऐसे ही करोगे, है ना, लेकिन तुम लोगों को समझ में आएगा तो ना। तो टिक कर लेना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, है ना। एक दो आइटम ऐसी होती हैं जो कंफ्यूजिंग होती हैं, तो उन पर टिक कर लिया करो जिसमें अक्सर गलती हो जाती है ना। सेल ऑफ लैंड, लैंड बेच दी। कोई भूमि थी, जगह खाली थी, वो जगह तुमने, तुम्हारे काम की नहीं थी, है ना, खाली जगह पड़ी हुई थी, भाई लैंड पड़ी हुई थी। कई बार कितने साल हो गए थे पड़े पड़े, खराब पड़ी, खराब तो नहीं, खैर लैंड तो लैंड होती है, अब खराब हो चाहे कैसी भी हो, लैंड थी, है ना, खराब शब्द नहीं बोलना, सिर्फ लैंड थी। वो तुमने लैंड बेच दी। बेचने से क्या आएंगे? पैसे आएंगे। क्वेश्चन ये है, क्या इसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बहुत सारे बच्चों को लगेगा यार शामिल किया जाएगा, लैंड है, कोई मजाक, कोई टॉफी बिस्कुट नहीं है जो बेच दिया, है ना, लैंड है हमारी, है ना। ध्यान से सुनो, जो मैं पूछूंगा बस वो बताना। नेशनल इनकम में हम शामिल करते हैं कि क्या कोई नई गुड जनरेट हुई, तुम बोलोगे हाँ नई गुड जनरेट होती है, उसको कर लेते हैं। मैं बोलूंगा नेशनल इनकम में क्या हम कोई ऐसी सर्विस को शामिल करते हैं जो अभी अभी जनरेट हुई है, नई सर्विस जनरेट हुई है, तुम बोलोगे हाँ। मैं बोलूंगा क्या कोई तीसरी चीज आती है, तो बोलोगे नहीं, पूरे नेशनल इनकम की सारी टर्म्स हो गई, तीसरी चीज अभी तक आई नहीं। बिल्कुल तीसरी चीज नहीं होती, सिर्फ दो ही चीज होती है, या तो कोई न्यू गुड जनरेट होनी चाहिए या फिर कोई न्यू सर्विस जनरेट होनी चाहिए, उसको हम शामिल करेंगे। अब हम बात करते हैं लैंड की। मुझे बताओ, लैंड कोई न्यू ऑब्जेक्ट है या प्री, ध्यान से सुनना ये शब्द, ये सिर्फ लैंड के लिए ही आता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है? लैंड के लिए। प्री एग्जिस्टिंग गुड, गुड है, मैं ये नहीं कह रहा कि गुड नहीं है, गुड तो है, वस्तु तो ये है, लेकिन कौन सी? न्यू नहीं, प्री एग्जिस्टिंग। ये वो गुड है जो नई नई नहीं बनी है, अभी न्यू प्रोड्यूस नहीं हुई है, पहले से ही बनी बनाई थी। बताओ लैंड बनती किसके पास है? लैंड क्या कोई बनाता है? लैंड का दो ही काम होते हैं, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। लैंड को कभी शामिल ही नहीं किया जाता। नेशनल इनकम के अंदर अगर तुम लैंड की इनकम को शामिल करोगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि लैंड कोई न्यूली प्रोड्यूस गुड नहीं होती है। लैंड कौन सी गुड होती है? प्री एग्जिस्टिंग गुड। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर हम कोई न्यूली लैंड खरीद लें तो तुम किस बेस पर न्यूली लैंड कह रहे हो उसे? ध्यान से सुनो, तुमने दूसरे देश के अंदर, मान लो अमेरिका के अंदर कुछ जगह खाली थी, वहां पर तुमने लैंड परचेस कर ली, उसको शामिल करेंगे, उसको शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक न्यू एरिया, एक न्यू लैंड परचेस करी है अपने लिए, लेकिन यहां पर तुमने वो लैंड बेची है जो लैंड तुम्हारे पास पहले से ही थी। वो तुम्हारी क्या थी? प्री एग्जिस्टिंग गुड। वो तुम्हारी कौन सी गुड थी?
प्री एग्जिस्टिंग गुड, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जरा एक चीज और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। हाँ, इसको शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर इसी लैंड पर तुमने एक नया घर बनवाया है ना, अभी अभी नया बनवाया है, अभी अभी बिल्कुल न्यू हाउस तैयार हुआ है, बिल्कुल न्यू हाउस, ना उस पर पेंटिंग की गई है, अभी अभी बस मकान तैयार ही हुआ है, मकान क्या पूरी बिल्डिंग तैयार हुई है। अब वो बिल्डिंग तुमने बेची है, अब वो बिल्डिंग तुमने बेची है, बताओ इसे शामिल करेंगे? बिल्कुल, ये न्यू गुड जनरेट हुई है, समझ रहे हो ना। लैंड प्री एग्जिस्टिंग होती है अपनी कंट्री की, तुम दूसरी कंट्री की लैंड खरीद रहे हो, वो तुम्हारी न्यू लैंड है। और अपनी कंट्री की पूरी लैंड कैसी लैंड है? प्री एग्जिस्टिंग गुड, उसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन उस केस में क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि हमने जो लैंड खरीदी है या बेची है वो कहाँ की है, समझ रहे हो ना, बाहर की है या अपनी कंट्री की है। अपनी कंट्री की है तो प्री एग्जिस्टिंग, इसलिए इस पर टिक कर लेना। यहां पर सिंपल सी बात लिखी हुई थी, सेल ऑफ लैंड, तो ये प्री एग्जिस्टिंग गुड है क्योंकि ये गुड हमारे पास पहले से ही थी। लैंड कब होती है? नहीं, लैंड न्यू हो ही नहीं सकती, लैंड तो लैंड है, पुरानी हो चाहे नहीं हो, है ना, लैंड तो लैंड होती है। लेकिन अगर तुमने वो लैंड बाहर से खरीदी किसी और कंट्री की, बिल्कुल अब तुम्हारे लिए वो एक न्यू गुड है। तो लिखो सेल ऑफ लैंड में, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एस्टिमेशन, इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट, देखो ये शब्द जरूर आना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग गुड। अगर तुम्हारे रीजन में से ये तीन शब्द निकल गए तो टीचर देखते ही काट देगा। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि लैंड कैसी गुड है, लैंड है प्री एग्जिस्टिंग गुड। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, जो पहले से ही थी, न्यू नहीं बनी, पहले से ही थी। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एस्टिमेशन, एस्टिमेशन लिख लोगे ना, एस्टिमेशन का मतलब होता है जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एस्टिमेशन बिकॉज it is the transfer of, it is the ट्रांसफर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग गुड। किस चीज का ट्रांसफर हुआ है? प्री एग्जिस्टिंग गुड का, ऐसी गुड का जो पहले से ही थी। बिकॉज इट इज द ट्रांसफर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग गुड, इट इज द ट्रांसफर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग गुड, है ना, या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, एक ही बात है। प्री एग्जिस्टिंग गुड या प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, एक ही बात है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग गुड, प्री एग्जिस्टिंग गुड। मुझे बताओ, आजकल बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है, मान लो नौकरी करते करते बाहर चले गए, बाहर मतलब घर के बाहर नहीं, कंट्री के बाहर चले गए, अमेरिका चले गए, ये लो भाई हदी हो गई है तो बाहर जाने की, है ना। तो बाहर चले गए, अमेरिका में जाकर नौकरी करते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं। क्या करेंगे वो पैसों का? परिवार उनका कहाँ रहता है? इंडिया में। और वो नौकरी कहाँ करता है? अमेरिका में, समझ रहे हो ना। तो अमेरिका में नौकरी कर करके पैसे इकट्ठे कर रहा है और वो महीने के महीने पैसे कहां पर भिजवाता रहता है? अपने परिवार के पास, अपने परिवार के पास पैसे भिजवाए जा रहा है, पैसे भिजवाया जा रहा है, पैसे भिजवाया जा रहा है, पैसे भिजवाया जा रहा है ना। मतलब वो क्या ट्रांसफर करे चला जा रहा है बेचारा? मनी। करेगा नहीं क्या? यहाँ पर कौन रहती है? उसकी फैमिली रहती है, समझ रहे हो ना। उसके मम्मी पापा रहते हैं, उसकी वाइफ भी रहती होगी, है ना, उसके बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो सारा परिवार उसका यहाँ पर है, लेकिन वो बेचारा अकेला अमेरिका में मेहनत करता है और वो यूएसए से क्या भिजवाया जा रहा है? मनी, भाई
घर घर नहीं चलाना, किस लिए कमा रहा है? खुद के लिए कमा रहा है? नहीं, अपने परिवार के लिए। खुद के लिए भी कमा रहा है लेकिन अपने परिवार के लिए भी कमा रहा है, तो वो पैसे भिजवाता है। ठीक है, मुझे बताओ फैमिली बदले में क्या उसे कोई गुड जनरेट करके दे रही है? नहीं। क्या बदले में फैमिली उसे कोई सर्विस दे रही है? नहीं। इट इज टोटली लव एंड अफेक्शन। वो उनका बेटा है तो उसकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो ना इस चीज को? उसका उत्तरदायित्व है कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखे, वो अपने बीवी बच्चों की देखभाल करे, इसलिए वो पैसे भिजवा रहा है। वो बदले में कुछ नहीं चाहता उनसे। मुझे बताओ, वन साइडेड पेमेंट है ना, वन साइडेड पेमेंट है, और वन साइडेड पेमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। पता है पेपर में ऐसे उलझा कर देंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं यार शामिल तो होना चाहिए, शामिल तो होना चाहिए, नहीं होगा शामिल। प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लड़का अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली ये सिर्फ एक क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। वो बदले में कुछ नहीं चाहता, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वो नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा? खुद सोचो, है ना? तो ध्यान से सुनो, लिखो अगली आइटम। अब पहले एक बार लिखो फिर मैं और समझाऊंगा। थोड़ी सी बड़ी है, पहले हेडिंग लिखना, मतलब समझ रहे हो ना, आइटम्स का नाम लिखना है। आइटम का एक्सप्लेनेशन तो बहुत छोटा है, आइटम का एक्सप्लेनेशन तो बहुत छोटा है, आइटम बहुत बड़ी है, तो ध्यान से लिखना। लिखो, मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ वर्कर, मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ वर्कर, मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ वर्कर वर्किंग एब्रोड। एक वर्कर है जो कहां पर वर्क कर रहा है? एब्रोड में। एब्रोड मतलब विदेश में, बाहर काम कर रहा है, वो देश के बाहर काम कर रहा है। मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ वर्कर वर्किंग एब्रोड। कहां पर काम करता है बेचारा रात और दिन? एब्रोड में, मजे मार रहा है जिंदगी के। वर्किंग एब्रोड, ठीक है। बाय हिज फैमिली, किसने मनी रिसीव करी है? पैसा किसके द्वारा रिसीव किया गया है? उसके परिवार के द्वारा, है ना? कौन भेज रहा है? वो वर्कर। कहां पर काम कर रहा है? एब्रोड में। आइटम समझ में आ गई ना? फिर से लिखो, मनी रिसीव्ड फ्रॉम, फिर से लिखने का मतलब ये नहीं कि दूसरी बार लिखना, मैं रिपीट कर रहा हूं। मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ वर्कर वर्किंग एब्रोड बाय हिज फैमिली, बाय हिज फैमिली। तो उसका परिवार पैसा प्राप्त करता है अपने वर्कर के द्वारा, जो कि कहां पर काम कर रहा है? एब्रोड में काम कर रहा है। मुद्दे की बात यह है कि ये जो पैसा मिल रहा है परिवार को, क्या ये शामिल किया जाएगा? बहुत से बच्चों को ये लगता है यार ये इनकम फ्रॉम एब्रोड है, याद है ना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, है ना? उसमें दो ही फैक्टर आते थे ना, इनकम टू एब्रोड, इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो बहुत से बच्चों को ये लगेगा यार विदेश से पैसा आया है, ये तो इनकम फ्रॉम एब्रोड हो गई। नहीं, ये वो पैसा है जो एक वर्कर ने अपने परिवार के लिए भेजा है। ये वो पैसा है जो वर्कर ने अपने परिवार के लिए भेजा है, जिसके बदले में वो कुछ नहीं चाहता। समझ रहे हो ना? तो इसको शामिल नहीं किया जाएगा। लिखो, it is a transfer payment and it is not included, it is a transfer payment and it is not included in the national income, it is a transfer payment and it is not included in the national income, it is not included in the national income, not included in the नेशनल इनकम। तो हम इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें दूसरी बात भी बता देता हूं। अगर तुम में से किसी को ये लग रहा हो कि यार ये इनकम फ्रॉम एब्रोड भी तो है, ध्यान से सुनो, पूरी बात को पढ़े करो। यही दिक्कत होती है इको में बच्चों की, बात पूरी नहीं समझते, अधूरी बात को पढ़कर रिजल्ट निकालते हैं। बात देखो क्या है, अगर सिर्फ ध्यान से सुनो, अब अपने रजिस्टर में देखना जो आइटम मैंने लिखवाई है,
अगर इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ होता ना, सुनो अब क्या लिखा हुआ होता, मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ वर्कर वर्किंग अब्रॉड। अगर सिर्फ इतनी सी बात लिखी भी होती कि मनी कौन रिसीव कर रहा है, वर्कर रिसीव कर रहा है, कहां पर काम करता है वो, अब्रॉड में काम करता है। अगर सिर्फ इतनी सी बात लिखी भी होती ना, अगर सिर्फ इतनी सी बात लिखी भी होती तो ये शामिल किया जाता। ध्यान से सुनो, गलती हो जाती है बच्चों से। मुझे बताओ, एक मजदूर फॉरेन में जाकर काम करता है, इंडियन है वो, है ना, फॉरेन में जाकर काम करता है। बताओ उसकी ये इनकम शामिल होगी ना हमारी नेशनल इनकम के अंदर? क्यों? क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड मानी जाएगी, ये मानी जाएगी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन यहां पर जिस इनकम की बात हो रही है ना, ये इनकम वर्कर को रिसीव नहीं हो रही है, ये इनकम वर्कर से किसको मिल रही है? उसके परिवार को मिल रही है। मतलब वो बंदा ये इनकम वहां पर इकट्ठी करके कहां पर भिजवा रहा है? अपने परिवार के पास भिजवा रहा है। तो ये शामिल नहीं होगा नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में शामिल होएगा जब उसको पेमेंट मिलेगी, और उसकी पेमेंट पहले ही शामिल कर ली होगी, है कि नहीं? पहले की जा चुकी होगी उसकी पेमेंट शामिल, तो जब उसे मिली होगी, अब उससे वही इनकम उसने अपने परिवार को दे दी, अब क्या दोबारा शामिल करेंगे नेशनल इनकम में? नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है वो अक्सर क्या करती है, अपनी कंट्री के लिए खर्चा करती रहती है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ब्रिज, पार्क्स, है ना, ये सब। मुझे बताओ, एक गवर्नमेंट का काम खुद को प्रोटेक्ट करके भी तो रखना होता है। मान लो हमारी कंट्री पर अगर दूसरी कंट्री वाला हमला कर दे, तो हमारे पास वेपन्स होने चाहिए, हमारे पास डिफेंस के लिए गैजेट्स होने चाहिए, है ना, गन्स होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट हर साल डिफेंस पर खर्च करे, है कि नहीं, खर्च नहीं करेगी क्या? हमें डिफेंस गैजेट्स रखने चाहिए ना, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट को रखने चाहिए। तो डिफेंस पर खर्चा कर रही है गवर्नमेंट। इस साल हमने 10 तोपे खरीद ली, है ना, 10 बुलेट्स खरीद ली, और भी बहुत सारी खरीद ली चीजें, है ना। तो बताओ, डिफेंस पर खर्चा करा है गवर्नमेंट ने, उसका ये खर्चा शामिल होगा या नहीं होगा नेशनल इनकम में? उसका ये खर्चा शामिल होना चाहिए ना। सुनो क्यों होना चाहिए, मुझे बताओ। एक फैक्ट्री वाला मशीन खरीदता है, एक फैक्ट्री वाला क्या खरीदता है? मशीन खरीदता है धंधे के लिए। मान लो मैं एक टीचर हूं, मान के लो मैं तो हुई टीचर, मैं बच्चों के लिए चेयर खरीदता हूं, मैं बच्चों के लिए मार्कर, बोर्ड, स्क्रीन खरीदता हूं, बहुत सारे खर्चा करता हूं, है ना। ये सारे खर्चे जितने भी मैं कर रहा हूं, या जितने भी फैक्ट्री वाला कर रहा है कि नहीं? क्या ये उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती? धंधे की बात नहीं है ये? धंधे की बात है ना। मैंने ये जो खर्चा करा है अपने फायदे के लिए तो करा है। बच्चों को बिठाने के लिए बढ़िया चेयर रखूंगा, बढ़िया फैसिलिटी दूंगा, तो बच्चे भी आएंगे, है कि नहीं? बच्चों को जमीन पे नहीं बिठाया जाएगा। तो ये जो मेरा खर्चा है, ये मेरा खर्चा क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इसी तरह से गवर्नमेंट भी जो खर्चा करती है खुद के लिए कर रही है, अपनी कंट्री के लिए कर रही है, तो उसका ये खर्चा क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। और हमेशा ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाता है। ये तुम्हें तब बताऊंगा मैं जब मैं तुम्हें इनकम मेथड पढ़ाऊंगा। अगर किसी बच्चे को पहले से ही मालूम है तो अच्छी बात है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट पर किया जाने वाला खर्चा नेशनल इनकम में शामिल होता है। तो आइटम नंबर जो भी चल रही है वो लिख लेना। फिलहाल लिखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। डिफेंस तो समझते हो ना, आत्मरक्षा, खुद की रक्षा के लिए, है ना, डिफेंस के लिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। तो बेसिकली ये क्या होती है? ये एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसका फायदा अभी नहीं मिलता। मान लो अगर वॉर हो जाए, कई सारे देशों के बीच में क्या हो जाए? वार हो जाए, है ना। वॉर बोलो या वार, है ना, वैसे वॉर बोलते हैं आजकल। तो ये हमें बचाएंगे। लिखो, इट इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर
बाय गवर्नमेंट। कैसा एक्सपेंडिचर है ये? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। लिखो हैंस इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। हैंस इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, इसलिए इसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। हैंस इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, अगला लिखो। अगली आइटम है सेल ऑफ शेयर्स। तुम लोगों को लगेगा यार ये आइटम तो आ गई, मैं बोलूंगा ये आइटम नहीं आई, जो पहले आई थी वो इससे मिलती जुलती थी, ये नहीं थी। मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि शेयर्स क्या चीज होती है। शेयर्स और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कागज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर उसका प्राइस लिखा हुआ होता है, बस। इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ना तो वो कोई गुड है ना ही वो कोई सर्विस है, वो सिर्फ एक कागज है। चाहे वो कागज 10,000 का क्यों ना हो, उस कागज की कीमत चाहे 10,000 की क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो ना तो कोई गुड है ना ही कि वो कोई सर्विस है। वो जस्ट एक क्या है, पेपर क्लेम है। बताओ इससे ज्यादा क्या उसकी कोई वैल्यू है? पेपर से ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जस्ट एक पेपर क्लेम है, बस। ठीक है, जिसके बदले ना तो तुम्हें कोई गुड मिलती है, जिसके बदले ना तो तुम्हें कोई सर्विस मिलती है, वो सिर्फ एक पेपर क्लेम है। और मैंने बताया था पेपर क्लेम एक कागज की वैल्यू को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। तो लिखो सेल ऑफ शेयर्स में तुमने क्या बेचे हैं? शेयर्स बेचे हैं। माना कि तुम्हारे शेयर्स करोड़ों रुपए के बिक गए, करोड़ों के। कितने रुपए के शेयर्स बिक गए? करोड़। लेकिन फिर भी वो सिर्फ क्या है, एक पेपर क्लेम है, उसको शामिल नहीं करेंगे। लिखो, सभी को लिखना है ये भी। अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि ये तो रिपीट हो गया, ऐसा ना हो कि मुझे रजिस्टर में खाली जगह मिले। सभी के में मुझे मिलना चाहिए, मैं चेक कर सकता हूं क्लास में, और मैं वीडियो में आकर भी चेक कर सकता हूं, इसलिए सभी को लिखना है। लिखो, इट इज अ पेपर क्लेम एंड नोट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लिखो, इट इज अ पेपर क्लेम नोट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नोट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ये पेपर क्लेम है, ना तो ये कोई गुड है ना ही ये कोई सर्विस है। इट इज अ पेपर क्लेम नोट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, hence it will not be included in the national income। hence it will not be included, hence it will not be included in the national income। hence it will not be included in the national income। इसलिए इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब अगली आइटम तुम बता दोगे, गारंटी है। कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली इसके बारे में पहले ही बता रखा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, क्या बना है अभी अभी? नया घर। इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? न्यू हाउस। अगर ये घर पुराना होता ना, मान लो पुराने घर को खरीदा या पुराने घर को बेचा, सेल ऑफ ओल्ड हाउस, परचेज ऑफ ओल्ड हाउस, ना तो सेल को शामिल करते हैं ना परचेज को। लेकिन यहां पर क्या है, इकोनॉमी के अंदर एक नई चीज बनी है। क्या बना है? घर बना है, प्रॉपर्टी। ये हमारी किस में आती है? प्रॉपर्टी में आती है, एसेट में आती है, ये हमारी संपत्ति है। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी ही क्यों ना हो, है तो इकोनॉमी का हिस्सा ना,
तो इकोनॉमी में एक नई गुड जनरेट हुई है और क्या बना है, एक नया घर बना है, इसको शामिल किया जाएगा। ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है भाई, हर वो चीज जिसकी वजह से या तो कोई नई गुड बनी हो, न्यू गुड जनरेट हुई हो, या उसकी वजह से या फिर कोई नई सर्विस जनरेट हुई हो, शामिल करेंगे, बस शामिल, गारंटी है शामिल करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अगर इतनी सारी टर्म्स लिखवाने के बाद भी तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है कि हम देखते कैसे हैं, तो फिर क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। तो लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस में तो शामिल करेंगे ना, लिखो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स का प्रोडक्शन है ना, लिखते पूरा है गुड्स एंड सर्विस, ये मत सोचना कि इसमें सर्विस क्या है, सर्विस तो कुछ है नहीं, लिखते पूरा है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, it is the production of goods and services, it is the production of goods and services in an economy, बोर्ड पे लिखा हुआ है इकोनॉमी, it is the production of goods and services in an economy, hence, और इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए घर पे जाकर अचार डालेंगे इसका, इस घर के अंदर रहेंगे जाके, नहीं, इसीलिए इसको इंक्लूड करेंगे। लिखो हैंस इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, हैंस इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्या करेंगे भाई, इसको नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, और क्या करेंगे, इसके घर के अंदर जाके रहेंगे थोड़ी ना, हाँ, हमारे पास खुद का अपना घर है इतना बढ़िया, एसी लगा हुआ है, और क्या चाहिए, ठीक है, तो इसके घर में जाके थोड़ी ना रहेंगे।